तिब्बत हमेशा से एक इंडिपेंडेंट देश था, लेकिन 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के बाद तिब्बत में भी हालात बदल गए। चाइना का ये सफर 800 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। वो कंटिन्यूसली तिब्बत को हथियाने के लिए ट्राई करता रहा। 7 अक्टूबर 1950 तिब्बत के इतिहास का वो काला दिन जब चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया और तिब्बत पर चाइना का कंट्रोल स्थापित कर दिया और जितने भी लोगों ने इस इन्वेजन के खिलाफ आवाज उठाई उन सबको मार दिया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब कुछ चाइना ने किया कैसे और कैसे ब्रिटिशर्स ने चाइना की मदद की तिब्बत पर कब्जा करने के लिए ताकि उनका भी कब्जा हमेशा रहे तिब्बत पर, और कैसे दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए और इंडिया के साथ चाइना का प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ। आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तिब्बत की कहानी को शुरू से शुरू करें तो एक समय पर तिब्बत कल्चरली रिच और स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नेशन था जो सदियों से चाइना के साथ कोएग्जिस्ट करता था। इस देश को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय की चोटी पर बसा है और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इनिशियली तिब्बत में 3 तरह के प्रोविजंस थे, उत्साम, आमदो और खाम। 7th सेंचुरी में इन तीनों प्रोविजंस को मिलाकर एक देश बनाया गया, तिब्बत। और इस देश पर पहली डायनेस्टी जिसने राज किया वो बनी यारलंग डायनेस्टी, जिसके पहले राजा थे नामरी सोंगसेंग। इन्हीं के राज में लहासा को तिब्बत की राजधानी बनाया गया। लगभग 7 से 9 सेंचुरी तक तिब्बत एक स्ट्रॉन्ग देश की तरह उभरकर सामने आया। इस समय पर तिब्बत में बहुत ताकतवर राजाओं ने राज किया जिनकी वजह से यहाँ के लोग शांति से रहते थे। इन राजाओं ने तिब्बत की आर्मी को इतना मजबूत बनाया कि दुश्मन देशों की आर्मी इनके सामने फीकी थी। तकरीबन 200 साल तक तिब्बत और चाइना आपस में लड़ते रहे ताकि एक दूसरे पर कब्जा किया जा सके। ये सब तब रुका जब चाइना को ये महसूस हुआ कि तिब्बत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने खुद से तिब्बत के सामने एक पीस ट्रीटी का प्रस्ताव रखा। 821 बीसी में तिब्बत और चाइना के बीच एक पीस ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी में ये लिखा हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे के बॉर्डर की रिस्पेक्ट करेंगे और अपने अपने देश में खुश रहेंगे। 7th सेंचुरी के बाद से जहाँ तिब्बत में स्ट्रॉन्ग रूलर बने वहीं तिब्बत में बुद्धिज्म की भी शुरुआत हो चुकी थी और आने वाले सालों में बुद्धिज्म तिब्बत का मेन रिलीजन बन गया। इसकी शुरुआत करने वाले सबसे पहले राजा बने गेम्पो। उन्होंने 2 लड़कियों से शादी की। एक लड़की थी चाइना से और एक लड़की थी नेपाल से। वो दोनों ही बुद्धिज्म में बिलीव करती थी। उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आके गेम्पो ने भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। लेकिन लोगों पर बुद्धिज्म का असर तब आया जब 13 साल की एज में किंग ट्राइसोन डेटसन ने राजगद्दी संभाली और 20 साल की एज में बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म का बहुत प्रचार किया। अपने शासन काल में बुद्धिज्म को पूरे तिब्बत में फैलाने के लिए उन्होंने भारत और नेपाल से बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया और उन्हें सभी ग्रंथों को तिब्बत लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कहा। एक तरफ जहां तिब्बत में बौद्ध धर्म बढ़ रहा था वहीं पर तिब्बत पॉलिटिकली वीक हो रहा था। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मंगोल ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत के साथ साथ मंगोल ने चाइना के भी काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन मंगोल ने चाइना और तिब्बत के जो कल्चर थे उनको कभी भी मिक्स नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तिब्बत की जिम्मेदारी दी गई थी चंगेज खान के पोते गोदान खान को, जो खुद बौद्ध धर्म में बिलीव करते थे। उनको बौद्ध धर्म से इंस्पायर करने वाले जो भिक्षु थे उनका नाम था साक्या पंडिता। उन्होंने ही उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। गोदान खान के कारण ही तिब्बत में बौद्ध धर्म बचा रहा। ऐसे ही तिब्बत में बहुत सारे एम्पायर बदलते गए और चाइना में भी बहुत सारी डायनेस्टीज बदलती गई। लेकिन चाइना का जो ख्वाब था तिब्बत पर कब्जा करने का वो वैसे का वैसे ही था। उसके बाद 1645 में तिब्बत को मिले ग्यात्सो, जिन्होंने तिब्बत को हर तरह से आजाद करवाया। ग्यात्सो तिब्बत के 5th लामा थे, मतलब वो वहाँ के रिलीजन लीडर तो थे लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इनको हिस्ट्री में द ग्रेट 5th लामा भी कहा जाता है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जो लामा है ये किसी का नाम नहीं है, ये एक पोजीशन होती है। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन होती है वैसे ही तिब्बत में ये लामा एक पोजीशन होती है। वहाँ के लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर बुद्ध एक अवतार लेते हैं जिसको वो लामा बोलते हैं और वही तिब्बत को चलाते
आता है और उस अवतार की पहचान बचपन में ही की जा सकती है। जितने भी लामाज वहाँ पर बनाए जाते हैं उन सब में जो टॉप पर होता है उसे दलाई लामा कहा जाता है। अब ग्त्सो के रूल में तिब्बत खुशी से रह रहा था, लेकिन 1717 में फिर से एक बार मंगोल तिब्बत पर कब्जा कर लेता है। अब वहाँ पर चाइना आता है। चाइना तिब्बत की मदद करता है मंगोल को भगाने के लिए। अब यहाँ पर चाइना तिब्बत की मदद तो करता है, लेकिन उसके जो दो प्रोविजन थे आमदो और खाम, वो उस पर कब्जा कर लेता है और उसको चाइना में मिला लेता है। अब पूरे इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था और उनका जो अगला टारगेट था वो था तिब्बत, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत की लहासा, जो कि उनकी कैपिटल है, उसमें ब्रिटिशर आर्मी को भेज दिया जाता है और तिब्बत पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। फिर तिब्बत की गवर्नमेंट को ये बोला जाता है कि तुम जिस तरह से जी रहे थे वैसे ही जीते रहो, जिस तरह से तिब्बत को चला रहे थे वैसे ही चलाते रहो, लेकिन ब्रिटिशर आर्मी के अम्ब्रेला के अंडर। मतलब तुमको हर साल एक टैक्स देना होगा, जिसके बदले में ब्रिटिशर तुमको आजादी देंगे। तो इस बात से तिब्बत वाले मान जाते हैं। तब चाइना की एंट्री होती है और वो ब्रिटिशर्स को ये बोलता है कि तुमको जितना टैक्स तिब्बत वाले दे रहे हैं मैं उससे डबल टैक्स तुमको दूंगा, बदले में तुम तिब्बत का पूरा कंट्रोल मुझे दे दो। अब यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो तो पैसे के भूखे थे ही, तो वो पूरा कंट्रोल चाइना को दे देते हैं और बदले में चाइना से हर साल टैक्स लेने लग जाते हैं। अब यहाँ पर तिब्बत वालों को पता भी नहीं था ब्रिटिशर्स ने उनको बेच दिया था चाइना को। इसके बाद चाइना के अंदर रेवोल्यूशन हो गया, जिससे चाइना की जो आर्मी थी वो वीक हो जाती है। यहाँ पर तिब्बत के लोगों को एक मौका मिलता है चाइना को अपने देश से भगाने का, और वो पूरी मेहनत से चाइना को वहाँ से भगा भी देते हैं। ये बात ब्रिटिशर्स को और चाइना को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाइना पैसा पे कर रहा था तिब्बत पर कंट्रोल रखने के लिए। तब ब्रिटिशर्स बीच में आते हैं और तिब्बत और चाइना का समझौता कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें तिब्बत वाले ये बोलते हैं कि हर साल हम चाइना को टैक्स देंगे, लेकिन हमको हमारा देश हमारे हिसाब से चलाने दो। लेकिन चाइना इस बात पर एग्री नहीं होता। वो कहता है कि उसे तिब्बत का पूरा कंट्रोल चाहिए। इस बात से उन दोनों के बीच समझौता नहीं हो पाता। अब चाइना में फिर से एक बार रेवोल्यूशन होता है और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की पार्टी बन जाती है, जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं माओ जेडोंग, जो कि बहुत ही गुस्से वाला नेता था और वो पूरे अग्रेशन से तिब्बत को चाइना में मिलाने की कोशिश शुरू करता है। 1950 में बीजिंग के एक रेडियो पर अनाउंसमेंट की जाती है कि इस साल चाइना की आर्मी का जो सबसे बड़ा टास्क है वो यही है कि तिब्बत को लिबरलाइजेशन करना। लिबरेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। माओ जेडोंग एक कट्टर कम्युनिस्ट था जो हर धर्म के खिलाफ था। आपको लगता होगा कि चाइना में बौद्ध धर्म है, लेकिन वहाँ के लोग नास्तिक हैं। जब माओ जेडोंग की जीत हुई तो तिब्बत से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान ने उनका समर्थन किया, पेंचेन लामा। दलाई लामा सबसे टॉप पर होते हैं और उनके बाद जो इंसान होता है उसे कहते हैं पेंचेन लामा। ये भी एक पोजीशन होती है। उस वक्त के पेंचेन लामा ने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखकर कि चाइना में एक नई सरकार आई है और जो हमारी मदद करेगी ग्रो होने में। अब ये जो पेंचेन लामा थे ये चाइना का समर्थन क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको ये जो पोस्ट दी गई थी वो चाइना की तरफ से ही दी गई थी। लहासा में जो लोग बैठे थे वो किसी और को पेंचेन लामा बनाना चाहते थे, लेकिन चाइना ने जबरदस्ती इस इंसान को पेंचेन लामा बनाया था। तो सीधी बात यह है कि ये एक चाइना का पपेट था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये इंसान एक 12 साल का बच्चा था। तो आप खुद से सोच ही सकते हो कि इसकी खुद की सोच कैसी रही होगी। इसके बाद चाइना तिब्बत के ऑफिशियल्स को बोलता है कि आओ हम लोग बैठकर एक मीटिंग करेंगे और फैसला करेंगे कि आगे तिब्बत को कैसे चलाया जाएगा। तो तिब्बत के ऑफिशियल वहां जाना जरूरी नहीं समझते। उसके एक महीने बाद माओ जेडोंग 40 से 80 हजार सोल्जर्स को तिब्बत में भेज देते हैं। ये बात है 7 अक्टूबर 1950 की। उस वक्त पूरे तिब्बत की जो पॉपुलेशन थी वो 1 मिलियन थी, जो अलग अलग पार्ट्स में पूरे तिब्बत में रहती थी। उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए 40 से 80 हजार सोल्जर्स को भेजा गया। अब इसके बाद सिर्फ 15 साल की एज में ही दलाई लामा को उनकी गद्दी पर बैठना पड़ा, क्योंकि अगर वो पोजीशन खाली रहेगी तो लोगों को इंस्ट्रक्शंस कौन देगा। इस तरह से तो बहुत जल्दी चाइना पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लेता। इसके बाद 18 नवंबर 1950 को दलाई लामा ये पूरा मुद्दा यूएनओ में उठाते हैं, जिसके बाद हालात तो नहीं सुधरते तिब्बत में, लेकिन चाइना पर थोड़ा सा प्रेशर बनता है और वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करता है। स्ट्रेटेजी को ऐसा बनाया जाता है कि लोगों को ये दिखाया जा सके कि जबरदस्ती तिब्बत पर कब्जा नहीं किया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है, और ये सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा था, जिसके लिए तिब्बत के ऑफिशियल्स को चाइना में बुलाया जाता है। फिर उन सबके सामने एक एग्रीमेंट रख दिया जाता है और बोला जाता है कि इस एग्रीमेंट को साइन करो। उनको कोई चॉइस नहीं दी जाती,
उनको दलाई लामा से भी कंसल्ट करने का मौका नहीं दिया जाता। मजबूरी में उनको उस एग्रीमेंट को साइन करना पड़ता है। उस एग्रीमेंट को कहा जाता है 17 पॉइंट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के फर्स्ट पॉइंट में लिखा होता है कि तिब्बत को चाइना में मिला दिया जाएगा उसकी मदरलैंड के साथ, और अब से चाइना को उसका पूरा कंट्रोल दिया जाएगा। अब ये पॉइंट थोड़ा सा डरावना जरूर है, लेकिन आगे के जो पॉइंट्स थे वो काफी अच्छे थे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि तिब्बत को उनकी ऑटोनॉमी दी जाएगी, जिस तरह से वहाँ की सरकार चल रही है उसको वैसे ही चलने दिया जाएगा। दलाई लामा के पास सारी पावर्स रहेंगी और उनकी पोजीशंस भी रहेगी। इसके बाद तिब्बत के लोग चाइना की गवर्नमेंट को अकोमोडेट करना शुरू कर देते हैं। 16 साल के दलाई लामा भी इस एग्रीमेंट को इन्हीं कारणों की वजह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में चाइना अपने प्रोमिसेस को तोड़ना शुरू कर देता है। 1955 में दलाई लामा को चाइना में बुलाया जाता है और वहाँ की डेवलपमेंट को दिखाया जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और ये आशा करते हैं कि चाइना तिब्बत को भी डेवलप होने में मदद करेगा। लेकिन ये सब कुछ दलाई लामा को दिखाना भी एक साजिश थी। चाइना के जो लीडर थे माओ जेडोंग, वो वन पार्टी वन नेशन और वन कल्चर पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि पूरा चाइना एक ही तरीके से चले। इसके बाद दलाई लामा इंडिया में आते हैं और इंडिया में कुछ फ्रीडम फाइटर से मिलते हैं जो तिब्बत की फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे। वो दलाई लामा को चाइना का असली चेहरा दिखाते हैं। तब दलाई लामा की आंखें खुलती हैं और उसको पता चलता है कि चाइना वहाँ पर क्या कर रहा है। चाइना तिब्बत में लिबरलाइजेशन नहीं कर रहा है, वो कोलोनाइजेशन कर रहा है। इसके बाद चाइना दलाई लामा को बुलाता है एक स्पेशल थिएटर देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर चाइना एक कंडीशन रखता है कि दलाई लामा आए लेकिन अपना कोई भी बॉडीगार्ड अपने साथ ना लेकर आए। तब लोगों को थोड़ा सा शक होता है कि शायद चाइना दलाई लामा को मारना चाहता है या फिर जेल में डालना चाहता है ताकि उसका तिब्बत पर पूरा कंट्रोल हो सके। फिर तिब्बत के लोग दलाई लामा के पैलेस के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तब तिब्बत के जो स्टेट ऑफ ओरेकल होते हैं वो दलाई लामा के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो आज रात ही तिब्बत से भाग जाओ। 1959 में लहासा में पूरा हंगामा मच चुका था और जिस वक्त स्टेट ऑफ ओरेकल दलाई लामा को तिब्बत से भागने की सलाह दे रहे थे, उसी वक्त उनके पैलेस के बाहर 2 विस्फोट होते हैं। ये सारी बातें मैं आपको दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी से बता रहा हूँ। इसके बाद वो अपना भेष बदलकर अपने महल से निकल जाते हैं अपनी माँ, भाई, बहन और कुछ सोल्जर्स के साथ। ये बात जब चाइना की गवर्नमेंट को पता चलती है कि दलाई लामा भाग गए हैं तो वो अपने मिलिट्री के प्लेन को आदेश देते हैं कि उनको ढूंढे और मार दे। फाइटर प्लेन से बचने के लिए दलाई लामा सिर्फ रात को ही सफर करते हैं और बहुत मुश्किल सफर तय करते हुए और रास्ते में कीड़े मकोड़े खाते हुए भारत के बॉर्डर पर बसे एक गांव बालीपुर में आते हैं। जिसके बाद 26 मार्च को बॉर्डर पर आने के बाद वो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें वो चाइना के साथ हुए 17 एग्रीमेंट की निंदा करते हैं और उसको मानने से मना करते हैं और भारत से मदद मांगते हैं और उन्हें भारत में रुकने की परमिशन दी जाए ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं। नेहरू असम राइफल को भेजते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ हमारे पास लाया जाए। इसके बाद 31 मार्च को दलाई लामा ऑफिशियली भारत में आ जाते हैं। इसके बाद 1965 तक CIA तिब्बत के लोगों की मदद करता है और तिब्बत की गोरिल्ला राइफल को सपोर्ट करता है ताकि चाइना को तिब्बत से भगाया जा सके। उनको पूरी ट्रेनिंग CIA के जरिए दी जाती है, लेकिन ये जो मिशन होता है ये फेल हो जाता है। उसके बाद CIA अपना हाथ पीछे खींच लेता है और 1966 से 76 तक माओ जेडोंग को पूरी परमिशन मिल जाती है तिब्बत में कुछ भी करने की। इस समय पर तिब्बत में तकरीबन 1 मिलियन ऐसे लोग थे जिनमें से बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, बहुत सारे लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया था और बहुत सारे लोगों को उनके धर्म से गिरा दिया गया था। इसी टाइम के बाद तिब्बत में आज तक पहली बार भूखमरी देखी गई थी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। इसके बाद चाइना को डाउट था कि कहीं इंडिया तिब्बत की मदद के लिए सामने ना आ जाए, इसीलिए उसने तिब्बत के साथ साथ भारत के भी कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसको हम COK बोलते हैं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, और उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया। जिसके बाद ये मुद्दा UN में उठाया गया और बहुत सारा प्रेशर आने की वजह से चाइना को अरुणाचल प्रदेश से जाना पड़ा। लेकिन आज भी उन्होंने लद्दाख पर कब्जा कर रखा है और वो सिर्फ इसलिए ताकि इंडिया तिब्बत के लिए आवाज ना उठा सके। उसके बदले वो अपने रीजन के लिए ही आवाज उठाता रहे और तिब्बत पर किसी का ध्यान ही ना जाए। इसी चीज के लिए चाइना 5 फिंगर स्ट्रेटेजी को लाया था, जिसमें तिब्बत को थाली और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को फिंगर बताया गया है। चाइना के अकॉर्डिंग ये हिस्से उसके हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।